ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था, ओके, उसमें हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ओके, वो कंसेप्ट स्टार्ट किया था। ओके, उसके पहले हम लोगों ने जैसे कूलम्स लॉ देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, यानी अगर एक चार्ज के आजू बाजू, ओके, एन नंबर ऑफ चार्जेस है, तो वो जो पर्टिकुलर चार्ज रहेगा उसके ऊपर हर एक चार्ज क्या करेगा, कोई ना कोई अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। और हम लोग बोलते हैं कि जो नेट फोर्स है, ओके, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, F1 प्लस F2, F12 प्लस F13 प्लस F14, यानी वेक्टर F12 प्लस F13 प्लस F14, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। यस, अभी ये जो भी आज हम लोग देख रहे हैं वो 11th का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ 11th इन दिस लेक्चर, ओके। पिछला लेक्चर हम लोगों ने उसको डेडिकेट किया ही था। ये लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लेंगे, और अगर वो खत्म हो जाता है देन विल स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस, ओके। एनीवे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं स्पेस अराउंड अ चार्ज कैपिटल Q gets modified so that when a test charge is brought in this region, it experiences a Coulomb force. Okay, this region around the charge object in which Coulomb force is experienced by another charge is called as electric field. ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल है। इमेजिन करो कि यहाँ पे मैं एक बड़ा चार्ज दिखा देता हूँ, ओके, या एक बॉडी दिखा देता हूँ, ओके, जिसके ऊपर ओवरऑल हम लोगों ने कैपिटल प्लस Q चार्ज क्या किया है, डिपॉजिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं या यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लस Q चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू कैपिटल प्लस Q क्या है, कम है। लेकिन जब मैंने उसको ये पॉइंट पे रखा हुआ है, ओके, तो उसको कोई भी रिपल्शन फील नहीं हो रहा है, ओके, बाय द प्लस Q चार्ज। ओके, बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग बोलेंगे, ओके, कि जो प्लस Q है, ओके, या स्मॉल प्लस Q जो है, ओके, वो बड़े वाले या कैपिटल प्लस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, ओके, इसलिए इसको कोई रिपल्शन फील नहीं हो रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस से ये जो प्लस Q चार्ज है उसको कैपिटल प्लस Q के क्लोज लेके आते हैं। लेट अस से मैं यहाँ पे लेके आया, ओके, ये पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा रिपल्शन क्या होने लगा है, ओके, फील होने लगा, ओके। यस, तो बोलने का मतलब क्या है, अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो कैपिटल प्लस Q चार्ज है, ओके, उसका जो इन्फ्लुएंस है, ओके, वो वी कैन से, लेट अस से इट इज अप टू डिस्टेंस r। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब बोलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस से ये प्लस Q चार्ज को मैं इधर दिखा देता हूँ और स्क्रीन पे फिट हो, इसलिए जो हम लोग डिस्टेंस r लेंगे वो थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ओके। लेट अस से जो डिस्टेंस r है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बताना चाहता हूँ, यानी ये जो कैपिटल प्लस Q चार्ज है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो 2D में नहीं है, बेसिकली इट इज इन 3 डायमेंशन, ओके। तो इमेजिन करो ये प्लस Q चार्ज मैंने स्पेस में रखा हुआ है, ओके, और उसके अराउंड में एक स्पीयर बना रहा हूँ, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके। अब वो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो रहेगा, ओके, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल भी बोलते हैं, ओके, ये पूरे स्पीयर में हम लोग बोलेंगे कैपिटल प्लस Q चार्ज का क्या रहने वाला है, ओके, वी आर गोइंग टू से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होने वाला है। यानी ये बड़े स्पीयर में अगर कोई भी टेस्ट चार्ज आता है, लेट अस से प्लस Q, अगर यहाँ पे सपोज ये बाउंड्री पे भी आ गया, तो भी इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके। इसके अंदर आया तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस, ओके। लेकिन अगर ये रीजन के बाहर रहा, सपोज यहाँ पे, तो इट वॉन्ट एक्सपीरियंस एनी चार्ज। बोलने का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वो स्पेस है अराउंड अ चार्ज, ओके, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ या सिंपली यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, ठीक है, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज यानी प्लस Q, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो जब मैं लेके आता हूँ एंड इफ इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो हम लोग बोलेंगे वो दूसरे वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये आपको आया समझ में, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में they have shown this diagram, ओके, ये कैपिटल प्लस Q है और यहाँ पे रेडियस r लिया हुआ है, ओके। तो इतने रीजन में क्या है, हम लोग बोलेंगे बेसिकली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यस, तो एनीवे, इसको वापस एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। द स्पेस अराउंड चार्ज Q gets modified so that when a test charge is brought in this region it experiences a Coulomb force, okay.
Now this region around the charge object in which Coulomb force is experienced by another charge is called as electric field. Okay, yes. अब हम लोग बोलेंगे by Coulomb's law. Let us say कि हम लोग ये डिस्टेंस पे प्लस क्यू लेके आते हैं. ओके, मैं थोड़ा सा डायग्राम जो है ना उसको क्लियर कर देता हूँ. ओके, वापस हम लोग बनाएंगे. लेट अस से ये प्लस क्यू चार्ज है हमारा और यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज लेके आता हूँ. ओके, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर हम लोग मेजर करते हैं. इट इज एट अ डिस्टेंस आर. ओके, और हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है, ओके, बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ व्हाट, कैपिटल प्लस क्यू. ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. और वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो वो दिखाने के लिए सिंपली मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. ओके, कि बेसिकली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन. ओके, ये आपको आ रहा है समझ में, बिकॉज दिस इज कैपिटल प्लस क्यू एंड दिस इज स्मॉल क्यू. ओके, कैपिटल प्लस क्यू हम लोग ऐसे बोलेंगे उसका मास भी ज्यादा है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग. ठीक है, तो जो स्मॉल प्लस क्यू है वो क्या होगा, वो रिपेल होगा. ये आपको आ रहा है समझ में. स्मॉल प्लस क्यू का जो मास है इट इज रिलेटिवली लेस. ये क्लियर है. अब हम लोग बोलेंगे बाय कूलम्स लॉ, जो वैल्यू ऑफ एफ रहने वाला है, ओके, या मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जो मैं बोलूंगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, कैपिटल क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब ये हुआ, ओके, वेक्टर एफ का क्या मैग्नीट्यूड, लेकिन हमको इसका डायरेक्शन भी दिखाना है. तो जो वेक्टर आर है वो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, फ्रॉम प्लस क्यू टू, ओके, या आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम कैपिटल प्लस क्यू टू स्मॉल क्यू. ओके, ये आपका वेक्टर आर है. तो इसके अलाउंग जो यूनिट वेक्टर रहेगा, ओके, उसका हम लोग हेल्प लेंगे. तो इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या रहने वाला है, आई विल शो इट एज आर कैप. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, तो इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर कैप का हेल्प लेंगे. आर कैप कैसे है, तो कैपिटल प्लस क्यू से लेके, ओके, स्मॉल प्लस क्यू की तरफ है. और हम लोग बोलते हैं कि जो आपके स्मॉल प्लस क्यू जो है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में. ओके, अगर आप मेरे को पूछोगे जो स्मॉल, या फिर हम लोग बोलेंगे जो यूनिट वेक्टर है आर कैप, उसका डायरेक्शन क्या है, तो इट इज फ्रॉम प्लस क्यू टू, ओके, प्लस कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू. ये आपको आ रहा है समझ में. चाहिए तो यूनिट वेक्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए हम लोग अलग कलर यूज कर लेंगे. यस, लेट अस से ये हमारा यूनिट वेक्टर है लाइक दिस. ओके, दिस इज योर आर कैप. ठीक है, तो आर कैप का डायरेक्शन और वेक्टर एफ का डायरेक्शन क्या है, सेम है. ये क्लियर है. एनीवे, हम लोग बोलेंगे वेक्टर एफ इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, वेक्टर एफ अपॉन स्मॉल क्यू, then it will become 1/4 pi epsilon, okay, q upon r square into r cap. Okay, or this force acting per unit charge is also a vector quantity and it is called as what, electric intensity. Okay, ये आपको आ रहा है समझ में. तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, यस, इनसाइड अ फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. ओके, अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ओके, वो किसकी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है या किसके वजह से है, इट इज ड्यू टू व्हाट, प्लस कैपिटल क्यू. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. और वो जो पर यूनिट चार्ज है, तो जिसके ऊपर वो फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, वो चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं. ओके, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, स्मॉल क्यू आया. जब ओवरऑल इसका फॉर्मूला देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो मैं बोलूंगा जिसका फील्ड है, ओके, उसका चार्ज फॉर्मूले के अंदर आता है. ये आपको आ रहा है समझ में. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू, ओके, तो फॉर्मूले में कैपिटल क्यू आएगा. लेट अस से अगर मैं दो ऐसे चार्जेस लेता हूँ, एक Q1 है और दूसरा क्या है, Q2. ओके, तो थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं. Q1 है और दूसरा वाला जो है दैट इज Q2. ओके, अब हम लोग बोल रहे हैं कि लेट अस से Q1 एंड Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R. ओके, अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, आपके पास दो ऑप्शन है. ओके, लेट अस से मैं बोल रहा हूँ दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ओके, हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन. लेकिन पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो प्लस Q1 चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा. ओके, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मैं डिफाइन करूंगा तो हम लोग कैसे बोलते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चार्ज Q1, ओके, एट अ डिस्टेंस R, ये आप ध्यान में रखो, ओके। या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, ड्यू टू चार्ज Q1 या ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज Q1 एट डिस्टेंस R, ओके। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो E1 की बात कर रहा हूँ, ओके। तो E1 क्या रहेगा, E1 का जो मैग्नीट्यूड रहेगा इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि जो E2 रहेगा तो वो क्या रहेगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। यस, एक काम करना है, आप लोगों ने ये नोट कर लेना है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यस, इसको इनिशियली मैं क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। कि अभी जैसे टेक्स्ट बुक में जो दिया था कैपिटल प्लस क्यू एंड स्मॉल क्यू, ओके। तो वहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल प्लस क्यू। अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, एक चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ Q1 और दूसरा वाला चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ Q2, ओके। अब आप ऐसा समझ लो कि जो Q1 है इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं हम लोग, ओके। तो ये हमारा चार्ज Q1 है एंड दिस इज योर चार्ज Q2, ओके। अब सब लोगों ने ये कंसेप्ट एकदम ध्यान से सुनना है, ओके, क्योंकि ये जो है ये एक तरह का क्या हम लोग बोलते हैं, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और बहुत बच्चों को ये एंड तक कंफ्यूजन रहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कौन से चार्ज का हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, ओके, हम लोग कौन सा वाला चार्ज कंसिडर करेंगे यहाँ, ओके। तो पहली बात तो मैं ऐसे बोलूंगा, Q1 एंड Q2 दोनों अपने इंडिविजुअली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यस, अब फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ ना, Q1 एंड Q2 जो है दोनों को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर रहा हूँ और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, ठीक है। अगर मैं 1 से लेके 2 तक जाता हूँ, ओके, लेट अस से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर वेक्टर R12। और अगर मैं 2 से लेके 1 तक आता हूँ लाइक दिस, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रहेगा R21, ओके। अब ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि since both the charges are positive they will experience a force of repulsion, तो Q2 जो है it will experience a force in this direction and Q1 जो है it will experience a force in this direction, ओके। थोड़ा आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अब Q2 जो है, ओके, तो उसके ऊपर किसके वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे जो Q1 चार्ज है उसके वजह से, तो हम लोग बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो ये फोर्स क्या हो गया, F21। और ये वाला जो फोर्स है दिस वन, ये जो फोर्स रहेगा दैट विल बी व्हाट, F12। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओके। तो मैं बोलूंगा अगर मैं वेक्टर F12 की बात करता हूँ, ओके, यानी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ओके। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, ओके। तो F विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि जो वेक्टर F12 है उसका मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर F21 उसका मैग्नीट्यूड वो क्या है, सेम है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं वेक्टर F12 लिखता हूं तो ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले हम लोग बोलते हैं जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन, अब ये F12 है ना, ओके। तो F12 का मतलब क्या है, तो F12 का मतलब मैं बताता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड। थोड़ा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज F12 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R12, और ये R12 का जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी 2, ओके। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर R21 लिख सकते हैं क्या, यस, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप इसको R21 लिख सकते हो, R12 लिख सकते हो, या सिंपली R भी लिख सकते हो, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके।
चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, R इज एक्चुअली इक्वल टू R12 इज इक्वल टू R21, ओके यस। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, ठीक है। एनीवे, अब जो F12 का मुझे डायरेक्शन बताना है, ओके, तो मैं बोलूंगा F12 जो है, ओके, तो उसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, तो मैं बोलूंगा इट इज वेक्टर R21 कैप, ओके। ये देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने ये R21 बनाया हुआ है, ओके, और ये जो मैंने रेड इससे मार्क किया हुआ है वो क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग R21। ये आपको आ रहा है समझ में? ये जो है हम लोगों ने क्या किया हुआ है, दिस इज R12, तो R12 के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, इट विल बी R12 कैप, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, F12 का जो डायरेक्शन है, F12 का डायरेक्शन एंड R21 कैप का डायरेक्शन क्या है, ओके सेम है। तो वेक्टर F12 का डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे, ओके, R21 कैप दिखा देता हूँ। अब बेसिकली वेक्टर F12 क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज फर्स्ट, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज सेकंड। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो चार्ज फर्स्ट है, ओके, उसके ऊपर एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेकंड। तो इसको हम लोग रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, वेक्टर F12। अब F12 क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज, ओके। तो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, फर्स्ट चार्ज पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो Q1 है उसको डिनोमिनेटर पे लेके आएंगे, ओके। तो F12 अपॉन Q1, दिस विल रिमेन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और RHS में क्या बाकी रहेगा, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ओके, इंटू R21 कैप, ठीक है। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, ओके, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज Q2। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि F12 के जगह पे मैं F21 ले लेता हूं, ओके, तो F21 का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर के जगह पे आप R21 स्क्वायर ले सकते हो, या R स्क्वायर ले सकते हो, या R12 भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। और जो R21 कैप है, ओके, तो मैं बोलूंगा F21 का डायरेक्शन कहाँ पे है, टुवर्ड्स राइट, ओके। तो मैं बोलूंगा F21 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, और R12 कैप का भी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट है। तो चाहिए तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं R12 कैप। ये आपको आ रहा है समझ में? अब बोलने का मतलब क्या है, F21 क्या है, तो वो हम लोग बोलेंगे इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे कौन से चार्ज के ऊपर एक्ट हो रहा है, सेकंड चार्ज पे। तो मैं यहाँ पे Q2 को नीचे लेके आता हूँ, ओके। तो आपके पास बचेगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, दिस विल बी व्हाट, Q1 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R12 कैप। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज, ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, ओके, उसको E1 बोलेंगे। और इसको क्या हमने बोला था, इसको E2 बोला था। ये आपको आ रहा है समझ में? मेरा बोलने का मतलब ये है, ओके, कि अगर आप दोनों E1 एंड E2 के एक्सप्रेशन देखोगे, ओके, तो अगर आप E1 का एक्सप्रेशन देखते हो, ओके, तो E1 के फॉर्मूले में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, चलो एक काम करते हैं, सिंपली मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, ओके। तो यहां से मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैं बोलूंगा E1 जो हमें मिला है वो क्या मिला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R स्क्वायर। और जो E2 मिला हुआ है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे जो R21 या R12 है वो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि R12 एंड R21 का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू R। ये आपको आ रहा है समझ में? लेकिन आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज का डिस्कस कर रहे हैं तो उसके फॉर्मूले में फर्स्ट चार्ज आएगा, ओके, ये आपको क्लियर है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड चार्ज डिस्कस कर रहा हूँ तो उसके फॉर्मूले में सेकंड चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, अगर मुझे ऐसा निकालना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ऑन द सेकंड चार्ज, ओके, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला रहेगा, ओके, यस, तो दैट विल बी व्हाट, तो जैसे हम लोगों ने F21 का निकाला है या F12 का निकाला, ओके, यस। अच्छा, एक और बात है, ओके, कि सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो चार्ज Q1 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, ठीक है, यस। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है
वो चार्ज सेकंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज सेकंड बाय द फर्स्ट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ चार्ज सेकंड, ओके, इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। ये आपको आया समझ में। सिमिलरली मैं बोलूंगा कि अगर मैं F12 की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा, इट विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज फर्स्ट, ओके, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, बाय द चार्ज सेकंड। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये सेम फॉर्मूलेस को हम लोगों ने घुमा फिरा के वापस इस टाइप के रिजल्ट प्रोड्यूस किए। देखो ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, ओके, आई होप आपको आया समझ में। तो ये अरेंजमेंट के साथ हम लोगों ने E1 एंड E2 दोनों के कंसेप्ट देख लिए। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है ये समझने के लिए, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। एनीवे हम लोग क्या करेंगे अभी, इसका जो थियरी पार्ट है वो देख लेते हैं, ओके। यस, नाउ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि द कूलम फोर्स एक्ट्स अक्रॉस एन एम्प्टी स्पेस एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी बेसिकली हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यस, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम में से भी क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक और कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। अब a precise definition of electric field is, electric field is the force that is experienced by a test charge in the presence of a given charge at a given distance from it, ठीक है। yes, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नथिंग बट गिवन बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ओके, गिवन दैट लिमिट Q अप्रोचिंग जीरो। यानी Q हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिमिट लगाया हुआ है, ओके। सी द टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज सो स्मॉल इन मैग्नीट्यूड दैट इट डज नॉट इफेक्ट द सराउंडिंग्स ऑफ द गिवन चार्ज, ओके, ये डज नॉट होना चाहिए, उन्होंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। एनीवे, यस, अच्छा, इसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यूनिट क्या है उसका, न्यूटन पर कूलम, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फोर्स का डायमेंशन है L1 M1 T-2, और जो चार्ज है उसका डायमेंशन क्या रहता है, तो हम लोग बोलते हैं A1 T1। चार्ज क्या है, इट इज करंट इनटू टाइम। ये आपको आ रहा है समझ में। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन की बात करूं, ओके, मैं बोलूंगा इट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ, ओके, चार्ज, ओके। ये आपका हो जाएगा L1 M1 T-2 अपॉन जो Q है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज I इंटू टी, बट डायमेंशन लिखते वक्त, ओके, आप उसको लिखोगे A1 T1। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। कुछ बुक्स में A के जगह पे I भी यूज किया हुआ है, ठीक है। एनीवे, इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा L1 M1, ओके, T1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A-1, ओके। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सॉरी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, यस। तो अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यस, दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके, यस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल लॉजिक ऐसा है कि अगर मैं दो मेटल प्लेट्स लेता हूँ, दिखा देते हैं, this is plate first and this is plate second, they are separated by a small distance t, okay। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला प्लेट पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इनके बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स तैयार हो गए, ओके। अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसेप्ट पढ़ा ही है, ठीक है, फिर भी हम लोग ये भी रिवाइज करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे जब इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को पैरेलल है, ओके, तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और ये जो डिस्टेंस डी है वो भी क्या है, बहुत छोटा है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं हर पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो क्या है, सेम। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे एग्जांपल हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है, तो अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ओके, बी से
E is nothing but equal to what 1 upon 4 pi epsilon ओके Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि ये पूरा कांस्टेंट है एंड कैपिटल Q भी कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके तो जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओके कम होते जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन के कारण। ओके और हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, वो आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है, यस। तो यहाँ पे एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ओके non-uniform electric field, a field whose magnitude and direction is not same at all points. For example, a field due to a point charge. In this case, the magnitude of field is same at distance r from point charge at any direction, but the direction of the field is not same. हाँ, अभी ये भी एक important बात है कि हम लोग अगर ये point charge consider करें, मैं यहाँ पे consider करता हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा इसके lines of force जो है वो सब direction में रहेंगे like this. एग्री कर रहे हो आप लोग? अब लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है या कौन से डायरेक्शन में फैल रहा है। ओके यस। या फिर अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो टेस्ट चार्ज कौन से डायरेक्शन में रिपेल होगा। एज्यूमिंग हमेशा रिपेल होगा ऐसा नहीं, अभी ये हमारा जो चार्ज है वो हम लोगों ने प्लस क्यू लिया हुआ है, तो उसके लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे रहेंगे, रेडियली आउटवर्ड्स रहेंगे। ओके यस। अब कोई भी पॉइंट पे अभी ये मैंने जितने भी लाइंस बनाए हुए, ओके यस, ये हम लोग इसके आजू बाजू एक स्पीयर एनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट स्पीयर तो नहीं दिख रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्पीयर है इसका रेडियस क्या है, आर है। तो मैं बोलूंगा हर पॉइंट पे बोलूंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और वो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। ये पाई ठीक से बना लेते हैं हम लोग। ओके हाँ, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगा, तो ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ये डायरेक्शन में रहेगा, ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ये डायरेक्शन में रहेगा। यानी कैसा है, हम लोग बोल रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, अलग होते जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग बोल रहे हैं एट डिस्टेंस आर मैग्नीट्यूड इज सेम। ओके ये भी डिस्टेंस आ रहे हैं, ये भी डिस्टेंस आ रहे हैं, ये भी डिस्टेंस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि जो डायरेक्शन है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होते जा रहा है, वेरी होते जा रहा है। ठीक है, यस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ये जो कुछ बातें हैं ना, ओके ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये रिवाइज करके ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी रिलेशन आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कूलम्स लॉ, ओके, F is inversely proportional to okay r square as well as E is also inversely proportional to r square। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। अब मैंने इसको कैसे ध्यान में रखा था, ओके कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर मुझे सीखना है ओके या किसको पढ़ाना है, तो हम लोग इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा एक बड़ा चार्ज ले लेते हैं, या एक बॉडी है स्फेरिकल बॉडी जिसके ऊपर मैंने ओके प्लस क्यू चार्ज क्या किया हुआ है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है प्लस क्यू, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, ओके स्मॉल प्लस क्यू। अभी जो टेस्ट चार्ज है तो आप क्या बोलोगे, रिपेल होगा। कौन से डायरेक्शन में रिपेल होगा, तो एकदम सिंपल है, मैं दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो लाइन रहेगी उसके अलोंग क्या होगा, ओके ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा लाइक दिस। ठीक है, तो जो लाइन के अलोंग टेस्ट चार्ज रिपेल हो रहा है, ओके वो लाइन क्या बता रही है, ओके कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके यस। तो इमेजिन करो ये बड़ा वाला चार्ज है और ये एक छोटा पॉइंट चार्ज है, तो वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होने वाला है, हम लोग बोल रहे हैं कि वो रिपेल होगा, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, यानी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होने वाली है। तो वो जो डायरेक्शन है ओके वो डायरेक्शन जो हमें बताता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये आपको आ रहा है समझ में। तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है उससे जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ओके डायग्राम बहुत नीट नहीं है, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। okay? जितने भी लाइंस में दिखा रहा हूँ वो बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ। ओके यस
और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी मैं बताता हूँ कि आप जो छोटा वाला प्लस क्यू चार्ज है उसको कहाँ पे भी लेके आओ आप, ओके। इसके लाइंस ऑफ फोर्स कैसे रहेंगे, रेडियली आउटवर्ड्स रहेंगे, ठीक है। इसको जो सही तरीका है दिखाने का, ओके, तो मैं बोलूँगा कि इसके लेंथ हम लोग सेम दिखाते हैं, ओके। तो कुछ जगह पे लाइंस ऑफ फोर्स के लेंथ ज़्यादा हो गए तो थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ एक बड़ा वाला माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, यस, एक बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी है, और माइनस क्यू चार्ज उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने कुछ डिपॉजिट किए, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है वो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, यानी जो टेस्ट चार्ज है हमारा स्मॉल प्लस क्यू वो अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसके लिए जो लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग दिखाते हैं वो रेडियली इनवर्ट्स दिखाते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? Okay? और हम लोग बोलते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, or you can say when two equal and opposite charged bodies, okay, are kept at a distance apart, उनके बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, ठीक है, यस। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं इधर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ ये पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, इट विल डायरेक्टली गेट रिपल्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सपोज अगर ये पॉइंट पे रखता हूँ, ओके, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा, ओके, यस, तो वो ऐसा आपको कर्वी लिनियर मिलेगा लाइक दिस, ओके। कुछ बुक्स में उसको पैराबोलिक भी बोला मैं, okay? तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो एक डायपोल है, डायपोल यानी क्या, तो एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, ओके, या इक्वल मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है, ओके। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड दे एंड ऑन अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा हुआ है, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव, ओके, सर्फेस एंड दे विल एंड एट, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे क्या होता है वो एंड होता है, ओके, यस। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग बोलेंगे द लाइंस ऑफ फोर्स नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर as it will mean that electric field has two directions at a single point। इसका मतलब क्या है कि दो लाइंस ऑफ फोर्स, एनी टू लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, यू विल नेवर सी द टू लाइंस ऑफ फोर्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, पहले तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, दूसरी बात लाइंस ऑफ फोर्स क्या बता रहा है आपको, ओके, वो आपको एक्चुअल ये बता रहा है कि अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो वो जो पार्ट ट्रेवल करेगा दैट विल बी व्हाट, लाइन ऑफ फोर्स। तो अगर वो एक ही पार्ट ट्रेवल कर रहा है, ओके, तो उसमें एक पॉइंट से मैं दो लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसका मतलब क्या रहेगा कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिखाऊंगा, तो जब वो चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा, ओके, तो उसके पास अभी दो ऑप्शन है, एक तो वो ऐसे ट्रेवल करेगा या ऐसे ट्रेवल करेगा, एक चार्ज है वो इधर से इधर आ रहा है। अब हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मली वो क्या करेगा, अपना पाथ कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर ये भी हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एक और पाथ है जो हम लोग बोलते हैं लॉजिकली भी ट्रू नहीं है, ओके, यस। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है या इसका बेसिक कंक्लूजन क्या है कि टू लाइंस ऑफ फोर्स दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसके बाद द लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होते हैं, ओके, या फिर वो एंड होते हैं, तो दे विल ओरिजिनेट और दे विल एंड नॉर्मली ऑन द सर्फेस। नॉर्मली ऑन द सर्फेस यानी क्या, तो अगर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पेरिकल सर्फेस है, तो ये जब स्टार्ट हो रहे हैं तो रेडियली स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, और एंड भी हो रहे हैं तो रेडियली हो रहे हैं। तो इसको आप नॉर्मली इन्हें कैसे कंसिडर कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाते हो, ये एंगल क्या रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, ओके, यस। आई होप आपको ये आ रहा है समझ में। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप टेंजेंट बना रहे हो एक, तो ये एंगल कितना आएगा, इट विल कम एज 90 डिग्री। तो बोलने का मतलब क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स दे ओरिजिनेट और दे एंड नॉर्मली ऑन अ गिवन सरफेस, ओके।
जहां से ओरिजिनेट हो रहा है ओके वहां से भी नॉर्मली होगा, और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे भी क्या होगा, नॉर्मली एंड होगा। ये क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइन्स ऑफ फोर्स do not pass through conductor, that is electric field inside a conductor is always zero, but they pass through insulators. Okay, इंसुलेटर्स बोलो या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलो, ओके उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसमें से पास होता है। लेकिन जहां पे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग सब्सटेंस या कंडक्टिंग मटेरियल आता है, जैसे मेटल्स हो गए, ओके तो हम लोग बोलते हैं दे बेसिकली डोंट अलाउ ओके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास। ओके ये आपको ध्यान में रखना है। ओके इसलिए ये पॉइंट जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। So the lines of force do not pass through conductor, that is electric field line. Electric field inside a conductor is always zero, but they pass through insulator. The magnitude of electric field intensity is proportional to the number of lines, okay, of force per unit area. ठीक है, अब number of lines of force per unit area यानी ये बेसिकली है क्या, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यस, लेकिन इसको समझने के लिए एक और कंसेप्ट है, हम लोग बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओके ओके दैट इज पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ओके अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक डायग्राम है, ये लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इस तरह से है, और आपने ओके एक प्लेट यहाँ पे होल्ड की हुई और एक प्लेट यहाँ पे होल्ड की हुई। ओके तो पर यूनिट एरिया इसमें से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, ओके दैट विल बी वैल्यू व्हाट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है यस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज। अभी आप देखोगे जो प्लेट बी है, प्लेट बी का एरिया कम है और उसमें से सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं जो प्लेट ए में से जा रहे हैं। मैं बोलूंगा प्लेट ए के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, वीक रहेगा एज कंपेयर टू प्लेट बी। या प्लेट ए में हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इट विल बी लेस एज कंपेयर टू बी। तो हम लोग बोलते हैं कि जहां पे ओके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी बढ़ जाता है, ओके जहां पे वो क्राउडेड हो जाते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी लार्ज। ठीक है यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज स्मॉल। जहां पे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज वीक। अभी मैं आपको ये डायग्राम में दिखा देता हूँ। ओके अगर आप ये डायग्राम देखोगे ओके तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो काफी क्लोज है एक दूसरे के। तो ये रीजन में हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है, या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आप एकदम चार्ज के क्लोज है। लेकिन अगर आप ये वाला रीजन देखते हो, okay? मैं बोलूंगा यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उनके बीच में का स्पेसिंग बढ़ गया है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ओके लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो रियल में ऐसे कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, ये हम लोगों ने इमेजिनरी लाइंस बनाए, पहली बात ये समझो। लेकिन इसमें भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो इमेजिनरी लाइंस है उनके बीच में का स्पेसिंग ज्यादा है, ओके ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके उनके बीच में का स्पेसिंग अगर ज्यादा है तो वो क्या बता रहा है कि वो पर्टिकुलर रीजन में हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसका वैल्यू क्या है, कम है। ओके देखो हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, ओके दैट इज नथिंग बट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जितने भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, ये आपको आ रहा है समझ में। ठीक है तो अगर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा पास हो रहे हैं, मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ गिवन एरिया कम पास हो रहे हैं, ओके तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बेसिकली जितना हम लोग बोलेंगे लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी ज्यादा है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम लोग बोलेंगे इट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। ओके अब इसके बाद ये पॉइंट वापस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज स्मॉल। ठीक है यस, इसको हाईलाइट भी कर लेता हूं मैं, ये भी डिस्कस किया हम लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट जो है, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड। ये हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम में, ओके थोड़ी देर पहले दिखाया था।
अगर दो प्लेट ले रहे हैं हम लोग, तो इनके बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे वो इस तरह से पैरेलल रहेंगे। और ये जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स क्या है, तो इस तरह से, ऐसे समझ लो ये एक प्लेट है और इसके साइड में एक और पैरेलल प्लेट है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज क्या किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इनके बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म हो गए वो कैसे रहेंगे, दे विल बी पैरेलल एंड दे विल बी इक्वली स्पेस्ड। ओके, एंड दिस विल इंडिकेट व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये कुछ कंसेप्ट है। ओके, ये प्लीज आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ओके बोर्ड्स में भी यूज होगा। ओके, जो जेडब्ल्यू के बच्चे देख रहे हैं, ओके उनको भी ये आगे यूज होने ही वाला है। ओके, और जो सीईटी भी देने वाले हैं, ओके यस, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके यस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैंने स्पीड कम किया हुआ है कि क्योंकि ये जो लेक्चर्स है ये जेडब्ल्यू वाले भी देखने वाले हैं और सीईटी वाले भी देखने वाले हैं। ओके यस, तो मैंने ये लेक्चर्स ओवरऑल हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए, ओके वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है यस, तो आपको अगर ऐसा लग भी रहा है कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है, ओके वो भी आपने क्या करना है, ओके अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे उसका फीडबैक आप लोगों ने देना है। ठीक है यस, anyway what we'll do is we'll move to the next point. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, as discussed previously, the number of lines of force per unit area is the intensity of electric. ओके, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, E is equal to phi upon A, और phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं उसमें से। ओके, तो अभी हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में से मैं फटाफट आप लोगों को सिखा देता हूँ। ओके, तो E इज बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको आप फ्लक्स भी बोल सकते हो, दैट इज पासिंग पर यूनिट एरिया एनक्लोजिंग द लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अभी आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ले रहे हो तो आप कौन सा एरिया कंसीडर करोगे, ओके जिसमें से लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, ओके उतना ही एरिया आप लोगों ने कंसीडर करना है। ठीक है यस, अच्छा अभी इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं जो डॉटेड लाइंस है, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, तो ये क्या है, दीज आर योर लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, और उसको ही पैरेलल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। ओके, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स ही क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका बताता है वो। ठीक है, अभी ये जो एस बताया हुआ है, ओके दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एरिया वेक्टर। ओके, ये आप बोलोगे सर ये एस क्या है, तो इतना ध्यान में रखो, दिस इज नथिंग बट बेसिकली योर एरिया वेक्टर। और इसका जो लेंथ है वो लेंथ क्या इंडिकेट करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एरिया वेक्टर, तो एकदम सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये पार्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे, मैं इंक भी चेंज कर लेता हूँ, आई यूज ब्लैक कलर ना। तो इमेजिन करो कि एक छोटा सा एरिया है, स्पेस में मैंने लिया हुआ है, और ये एरिया आपका डीएस है। ओके, इसको मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। okay? हालांकि हम लोग बोलते हैं एरिया इज व्हाट, तो एरिया को हम लोगों ने कभी ऐसे एज अ वेक्टर क्वांटिटी देखा नहीं। ओके, ये नहीं बोल रहा हूँ एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ओके थोड़ा सा नीटली कैसा है ना, प्रॉपर एक डायग्राम बना लेते हैं लाइक दिस। तो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, द लेंथ ऑफ वेक्टर इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, द मैग्नीट्यूड। ओके, वो लॉजिक यूज करके हम लोग क्या बोलेंगे, ओके इसका जो भी लेंथ रहेगा, okay, that will be equal to what, the area. Okay, now what exactly is area vector, तो हम लोग बोलते हैं area vector is nothing but okay a vector which is drawn okay to a given area, okay which represents that particular area। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर ds। ये आपको आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ओके कि हम लोग एक और लाइन बना लेते हैं। okay? तो ये तो मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ ब्लू कलर यूज करता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ना, ओके वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास लाइक दिस। आप बोलोगे सर कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे पास हो रहे हैं यहाँ से, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना वो ऐसे है पास हो रहे हैं लाइक दिस।
ये लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, इसमें से पास हो रहे हैं, दे आर पासिंग थ्रू द एरिया ds और इंक्लाइंड वे में पास हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ऐसा समझ लो कि ये हमारा एरिया है और जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना वो ऐसे इंक्लाइंड वे में पास हो रहे हैं लाइक दिस। ये हमारा एरिया ds है और लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहे हैं। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ओके, उसका वेक्टर ऐसे दिखाएंगे हम लोग, वेक्टर ई। और जो आपका एरिया वेक्टर रहेगा वो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नॉर्मल टू द, ओके, जो एरिया विच इज कंसिडर्ड। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर ds और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर ई। ठीक है, यस। तो चाहिए तो मैं ये लाइंस जो है ना उसको निकाल देता हूँ। ओके, यस, आई होप आपको समझ में आया ये। और हम लोग क्या बोलेंगे कि इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे एज थीटा। ओके, तो दिस इज योर वेक्टर ई। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, ओके, तो वी से द टोटल फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज पासिंग थ्रू द एरिया, okay, is nothing but given by what, vector E dot vector ds, which is nothing but you can say E ds cos of theta। okay, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो E cos theta into ds। अब E cos theta यानी क्या है, तो इमेजिन करो आप वेक्टर E का एक कंपोनेंट निकालते हैं और वो कंपोनेंट ऐसा रहेगा somewhat, ये हो गया E cos theta और जो उसका एक कंपोनेंट आएगा वो ऐसा आएगा E sin theta। तो कंडीशन क्या है, आपको वो लाइंस ऑफ फोर्स कंसीडर करनी है या वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो एरिया में से नॉर्मली पास हो रहा है। नॉर्मली इन्हें क्या है, इन्हें परपेंडिकुलर वे में। ओके, तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो डी फाई इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, वो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे अभी जो वेक्टर ई है उसका कौन सा कंपोनेंट डीएस में से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। देखो जो भी डीएस में से परपेंडिकुलर पास होगा ना, ओके, वो वेक्टर डीएस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा या उसके अलोंग रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। तो हम लोग बोलेंगे कि जो कंपोनेंट पास हो रहा है वो ई कॉस थीटा है और वो अलोंग क्या है, डीएस है। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ये आपको आया समझ में? तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो या फिर आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि वेक्टर ई के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे हम लोग। ठीक है, यस। और ई साइन थीटा क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ई साइन थीटा, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द एरिया, उसमें से आर पार नहीं हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यानी वो एंटर करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और एंट्री और एग्जिट उसका नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपको क्लियर है? ओके, अभी यही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ओके, तो डी फाई इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ डीएस अलोंग, ओके, वेक्टर ई इनटू एरिया ऑफ डीएस। तो हम लोगों ने ई कॉस थीटा इंटू डीएस लिया था, उन्होंने क्या लिया है, ई इंटू डीएस कॉस थीटा, एक ही बात है। ओके, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। अगर आपको ये समझ में आया ना तो भी ये मोर देन इनफ है। ठीक है, यस। तो ये आप लोग खुद से भी थोड़ा सा रीड कर सकते हो। ठीक है, यस। एनीवे द टोटल फ्लक्स दैट विल पास थ्रू द एंटायर सरफेस इज गिवन बाय फाई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, ओके, विच इज ई इंटू एस। ओके, अब ये जो पार्ट है इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं जब ओवरऑल ज्यादा फ्लक्स की या टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ विच इज पासिंग थ्रू, पहले जो हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया था उसके लिए जो एरिया लिया था वो क्या लिया था, स्मॉल एरिया डीएस लिया था। लेकिन अगर मैं एक बड़ा एरिया कंसीडर कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ओके, और वो एरिया एस है, वैसे इसमें जो टोटल फ्लक्स पास होगा उसमें से, ओके, दैट विल बी व्हाट, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ओके, सिंपल है। जैसे डी फाई क्या था, ई डॉट डी एस था, तो फाई क्या है, इट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, हाँ, इसमें एक और पॉइंट ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, उसका यूनिट क्या है। तो पहली बात तो आप ये समझो, जैसे डी फाई हम लोगों ने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बोला है, टोटल फ्लक्स होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। अब एग्जाम में
ओके, मोस्टली जेडब्ल्यू में तो नहीं, लेकिन सीईटी में ओके एक आध बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो उसका ऐसा यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन पर कूलम जो है ना, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम इंटू मीटर, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मीटर मल्टीप्लाई किया। न्यूटन इंटू मीटर क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो वर्क का यूनिट है, कोई बोलेगा टॉर्क का भी यूनिट है, साइड में रखते हैं, टॉर्क क्वांटिटी को साइड में रखते हैं। बट न्यूटन मीटर यानी क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका जूल, जूल पर कूलम मीटर। अब जूल पर कूलम यानी कहना है इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, बराबर है। ओके, तो जूल पर कूलम को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, वी। तो जूल पर कूलम आपका हो गया वोल्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, वोल्ट पर मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और इट इज वोल्ट पर मीटर। वो लॉजिक से अगर मैं ये वाला यूनिट कंसीडर करता हूँ, ओके, तो मैं बोलूंगा फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आइदर आप न्यूटन पर कूलम ले सकते हो या वोल्ट पर मीटर ले सकते हो। मैंने अगर इसका यूनिट देखा तो वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का यूनिट इज वॉट, मीटर स्क्वायर, इट विल बी वॉट, वोल्ट इंटू मीटर। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, ओके, इट विल बी वोल्ट मीटर, ओके। एनीवे, यहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी साइन दिया हुआ है, वो गलत है, ओके। V इंटू एम जो ये दिया हुआ है ना, ओके, ये बेसिकली उन्होंने ये बोला है इसका जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। यस, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, ये टॉपिक का, दैट इज व्हाट, गॉस लॉ, वो देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ओके, अभी ये उनका लाइफ स्पैन है 1777 से 1855, ओके। One of the greatest mathematician of all times formulated a law expressing the relationship between electric charge and its electric field, which is called as Gauss law. Okay. Now Gauss law is analogous to what? Okay. Coulomb's law, in the sense that it too expresses the relationship between electric field and electric charge. Okay. Gauss law provides the equivalent method for finding the electric intensity. It relates the values of field at a closed surface and the total charges enclosed by that surface. अब इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, ये जो गॉस लॉ है, ओके, वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स यू एन इक्विवेलेंट मेथड, ओके, फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जैसे अभी हम लोगों ने कूलम्स लॉ, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके, वो कंसेप्ट से भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझा है। गॉस लॉ क्या करता है, ओके, बेसिकली इट रिलेट्स द वैल्यू ऑफ फील्ड at a closed surface and the total charges enclosed by that surface, ठीक है। अब ये जो क्लोज सर्फेस हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू बी एन इमेजिनरी सर्फेस जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सर्फेस, ठीक है। एनीवे, जो गॉस लॉ है उसका प्रूफ पहले देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडर अ क्लोज सर्फेस ऑफ एनी शेप which encloses a number of positive charge, positive electric charge, okay, as shown in this figure. To prove Gauss theorem, imagine a small charge plus q, okay, at a point O inside the closed surface, okay. तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉइंट ओ पे हम लोगों ने एक प्लस क्यू चार्ज क्या किया हुआ है, ओके, क्लोज करके रखा हुआ है। अब ये जो सर्फेस है ना, इसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस है, ये ध्यान में रखो। लेकिन हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, तो एक छोटे चार्ज से जिसको हम लोग प्लस क्यू बोल रहे हैं, ठीक है। इमेजिन एन infinitesimal area dA of given irregular closed surface, okay. Now the magnitude of electric field intensity at a point P on ds due to charge plus q at point O, okay. अब यहाँ पे इन्होंने dA बोला हुआ है, बट एक्चुअली वो ds होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक में क्या करना है, करेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपके पास हार्ड कॉपीज होगी तो उसमें आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज q है उससे एट अ डिस्टेंस r, ओपी जो है, ओके, मैं आपको इसका एक बेसिक अच्छा डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये पार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये पॉइंट ओ पे हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे एक एरिया हम लोगों ने लिया हुआ है, एंड दैट एरिया इज व्हाट, लेट अस से इट इज ds, ठीक है। तो ये पॉइंट पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, तो बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है और जो एरिया वेक्टर है
ओके, वो ds आपको इस तरह से दिया हुआ है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लाइन ये है और ds की जो लाइन है यानी वेक्टर ds की लाइन ये है और उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, d थीटा है। ठीक है, anyway we say the magnitude of electric field intensity at point p on ds due to charge plus q, okay, is given by E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। ये जो पूरा सिस्टम है, ओके, जो चार्जेस का सिस्टम है या अभी जो हम लोग एक सिंगल चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग दिस चार्ज ओके टू बी प्लेस्ड इन वैक्यूम, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है। द डायरेक्शन E is away from point O, okay, let theta be the angle subtended by the normal drawn to the area ds and the direction of E, okay। अब जो normal drawn to the area ds है उसको ही हम लोग एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, okay। The electric flux passing through this area, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, ई डी एस कॉस थीटा। ये अभी हम लोगों ने देखा हुआ है थोड़ी देर पहले, ओके। तो उन्होंने ई डी एस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिया हुआ है, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, ओके। आपको याद होगा जो हम लोगों ने वर्किंग किया था तो उसमें भी हम लोगों ने ई कॉस थीटा इंटू डी एस लिया था, ओके। थोड़ा सा लेक्चर रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। यस, और मैंने आपको बोला था ई कॉस थीटा इंटू डी एस लो या ई इंटू डी एस कॉस थीटा लो, एक ही बात है, ठीक है। यस, एनीवे तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, E इज नथिंग बट ओके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो हम लोगों ने एक साइड में कर लिए, यानी जो चार्ज हम लोगों ने एनक्लोज किया हुआ है ये इमेजिनरी एरिया में, ओके। ये जो पूरा सर्फेस है ना, ओके, इसको हम लोग गॉसियन सर्फेस बोलते हैं, ओके। फिलहाल अभी ये जो गॉसियन सर्फेस है वो साइड में ही रखते हैं, ओके। गॉसियन सर्फेस का कंसेप्ट ही थोड़ा साइड कर लेते हैं, ओके। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है, इट इज वन ऑफ द स्मॉल चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन द सर्फेस, उसका वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यस, और ये जो पॉइंट, ये जो है पूरा वैल्यू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ओके। तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि जो एरिया वेक्टर ds है, ओके, या फिर सॉरी एरिया वेक्टर बोलने से अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज व्हाट ds into cosine of angle theta, theta is what angle between the electric field and area vector ds, okay, upon r square। तो ये जो पूरा हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ओमेगा। now what exactly is d omega, तो हम लोग बोलते हैं d omega is the solid angle subtended by area ds at point o, okay। अब इसको अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपका d omega क्या होने वाला है, ओके। ये डायग्राम थोड़ा सा मैं अच्छा बना लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा, ये मैं रैंडम शेप का एरिया बना रहा हूँ, ओके। लेट अस से टू दिस एरिया लाइक दिस, इसको ds ले लिया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ds है वो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, सिंस वी आर सेइंग इट इज एरिया, तो एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल सबटेंड अ सॉलिड एंगल, और ये जो सॉलिड एंगल है इसको हम लोग क्या बोलने वाले, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डी ओमेगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो आपका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है, लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ड्रॉ करना। ये लेटर से अगर आपका एरिया वेक्टर है तो ये जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विल कॉल इट एज डी थीटा, ओके। यहाँ पे अगर मुझे दिखाना है तो मैं बोलूँगा ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है ds, ओके, ये ds है, ये E है, तो इनके बीच में ये जो एंगल है उसको हम लोगों ने डी थीटा बोला, और ये जो डी ओमेगा है वो क्या है, इट इज द सॉलिड एंगल। ये आपको आ रहा है समझ में, मैं एक काम करता हूँ, ये जो ऊपर का डायग्राम है ना वो निकाल ही देता हूँ, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर, ओके। आप सिर्फ इसको फॉलो करो, तो मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। एनीवे तो हम लोग बोलते हैं कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ओके, दिस इज नथिंग बट द सॉलिड एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय एरिया ds एट पॉइंट o। अब जिन लोगों को सॉलिड एंगल ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं उनको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सॉलिड एंगल का जो एग्जांपल है दैट इज व्हाट, कोन। तो एक सर्कल है और वो सर्कल और स्पेस में एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, और वो सर्कल का जो पेरीफेरी है वो सब पॉइंट्स क्या कर रहा हूँ मैं, वो एक कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो जो मेरे को मिलेगा दैट विल बी व्हाट, सॉलिड एंगल। फिलहाल आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ओके। यस, एनीवे विल से द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, क्रॉसिंग द गिवन
क्लोज सर्फेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, ओके, इक्वेशन 10.17, यानी d5 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, d5 क्या है, तो इट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds, ओके। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं, टोटल फ्लक्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके, ऑन द एंटायर इमेजिनरी सर्फेस, ओके, जिसके अंदर वो एनक्लोज्ड है। अब देखो ये जो इमेजिनरी सर्फेस है ना, उसका एक छोटा पार्ट हम लोगों ने ds लिया हुआ है, ओके, यानी मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा सकता हूँ, ये ऐसे समझ लो, ये रैंडम शेप का क्या है, इमेजिनरी सर्फेस है, ओके, जिसका एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, ds लिया हुआ है। ऐसा एक बड़ा बैग है जिसका एक छोटा सा जो पार्ट है, दैट इज व्हाट, ds। तो ds में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको d5 बोला हम लोगों ने। तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज, ओके, फाई, ओके, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ d5। ये अभी आप लोगों ने सीखा, ये आगे का पार्ट बहुत ईजी है। हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ d5 विच इज नथिंग बट, ओके, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, इसका इंटीग्रेशन, ओके। वेक्टर ई का वैल्यू क्या है, वी से इट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, यस, इनटू d ओमेगा, ये अभी हम लोगों ने लिया हुआ है। d5 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकाला हुआ है, ओके। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, ये टर्म क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल भी बोलते हैं, ओके, यस। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉर अ गिवन, ओके, प्लेन एंगल, ओके, ये अगर मैं एक प्लेन में एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो टोटल एंगल रहता है, ओके, यस, तो पूरे साइकिल के लिए वो टोटल एंगल कितना रहेगा, इज 2 पाई, ओके। यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर साइकिल कंसेप्ट नहीं, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो टोटल एंगल रहता है वो कितना रहता है, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो जब मैं स्पेस में कंसीडर करता हूँ, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इन टोटल, जो हम लोग बोलेंगे एंगल रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 पाई, एंड व्हाट वी कॉल इट एज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर क्लोज सरफेस एट पॉइंट ओ। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस। हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 4 पाई, ओके, यानी यहाँ पे 2D रहेगा तो उसके लिए हम लोग 2 पाई कंसीडर करते हैं, ओके, लेकिन 3 डायमेंशन के केस में हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, 4 पाई, ओके। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, ओके, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा द फ्लक्स, ओके, ड्यू टू स्मॉल चार्ज q, ओके, विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, ओके, विल से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds व्हिच इज इक्वल टू प्लस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ये सिर्फ सिंगल चार्ज की वजह से था, ओके, तो ऐसे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी n नंबर ऑफ चार्जेस, q1 q2 q3 सो ऑन, ओके। तो हर किसी की वजह से जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, तो अगर q1 चार्ज है तो उसके लिए जो फ्लक्स रहेगा वो रहेगा q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे q की वजह से क्या था, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q1 की वजह से रहेगा q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q2 की वजह से रहेगा q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड qn की वजह से क्या रहेगा, qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूंगा, ओके, तो मैं बोलूंगा by the all charges which are enclosed by the surface, okay, total flux E will be equal to q1 upon epsilon naught plus q2 upon epsilon naught plus q3 upon epsilon naught dot qn upon epsilon naught। इसमें से आप ऐसे कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट जो है उसको कॉमन ले लिया, आपको क्या मिलेगा, q1 प्लस q2 प्लस सो ऑन टिल qn। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट qn upon epsilon naught can be written as summation of qi, where I goes from 1 to n upon epsilon naught। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि जितना भी टोटल चार्ज है, ओके, हम लोग उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे मास को ऐड कर सकते हैं वैसे टोटल चार्ज को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और सबके सब चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो समीशन ऑफ ऑल द चार्जेस मैं बोलूंगा इट इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नथिंग बट the total flux, okay, that is passing through the enclosed area। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, the flux of the net electric field through a closed surface equals to the net charge enclosed by the surface divided by what, epsilon naught। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस। और इसका ही हम लोग बोलते हैं कि एक और मैथमेटिकल फॉर्म है, ओके, लोग बोलेंगे फ्लक्स इन्हें क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, क्योंकि हम लोग टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लिया हुआ है, ओके, यस। हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू एनी क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेगुलर और इरेगुलर शेप, ठीक है।
तो आई होप आपको गॉस लॉ समझा है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, या फिर आपने अगर मुझे पर्सनली भी मैसेज किया, ओके, तो भी मैं आपका डाउट क्लियर करके दे दूंगा। दूसरी बात, आपने 11th स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक बार उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। यस, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो, ओके। और हम लोग बोलते हैं कि जो 12th में, ओके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा, यानी 12th का जो पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, उसके रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ओके, वो हम लोगों ने क्या किया है, ओके, ये पहले 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया है, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, ओके। एनीवे, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, ओके।